रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वैसे संख्याओं के संबंधित मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, बड़ा पहले शुरू में वीडियो बनाया था मैंने, उसमें सारी संख्याओं का मैंने बारे में आपको बताया था। सबसे पहले कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर्स। जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद कौन सी आती है? होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद इवन नंबर। होल नंबर्स। और फिर कौन से आए? इवन नंबर। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है दर्शाने का तरीका वो क्या करता है? इनको n से दर्शाया जाता है और इनको w से, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सी आती है? इवन और ऑड इसी के पार्ट है, पूर्ण संख्याओं के भाग हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य वो इसी के ही हैं। असलियत में इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो है पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक है ना, ये इंटीजर्स, ठीक है। और पूर्णांकों के बाद कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्णांकों के बाद आपके पास आती हैं भिन्ने, ठीक है। लेकिन भिन्नों के बारे में जो है बात हम लोग कम करते हैं। वजह ये है कि जो भिन्ने होती हैं हमारे पास वो किसी वस्तु के भाग को बनाती हैं, जैसे रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है। तो भिन्नों की जगह हम लोग किन संख्याओं को बनाते हैं? परिमेय संख्याएं, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स के बारे में क्या बोला गया था? रैशनल नंबर्स आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, और ये बोला गया कि कोई भी संख्या जिसको आप इस फॉर्म में लिख सके p/q फॉर्म में, जहां q जो वो 0 नहीं है। 9वीं क्लास में जाके हमें इस बात का पता चला कि संख्याएं तो और भी हैं जिनको p/q फॉर्म में लिख ही सकते हैं, जैसे कि √3, √2, पाई, है ना। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स। ये संख्याएं इरैशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात। अब संख्याओं के हमारे पास दो ग्रुप बन गए। एक, हमें पता चल गया कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो पूर्ण संख्या है, चाहे वो पूर्णांक है, इन तीनों हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय है। असलियत में ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको हम लोग इन संख्याओं में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या ली मैंने 2, तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं, ठीक है। पूर्ण संख्या ली मैंने 0, तो 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। अगर मैंने पूर्णांक लिखा -100, तो इसको -100/1 लिखा जा सकता है। बोलने का मतलब ये जो तीनों ग्रुप थे हमारे पास, ये असलियत में परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ही कैटेगरी संख्याएं हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब ब्रॉडली हमारे पास मोटे तौर पे हम बात करें तो हमारे पास दो संख्याएं बचती हैं, और वो है कौन सी? परिमेय संख्याएं 8th में पढ़ी, अपरिमेय संख्याएं जो आपने 9th में पढ़ी, रैशनल नंबर्स जो आपने 8th में पढ़े, इरैशनल नंबर जो आपने 9th में पढ़े। दोनों नंबर्स का इकट्ठा करके आपके पास एक नए नंबर आए। अब हमें पता चल गया कि संख्याएं दो तरह की हैं असलियत में, एक या तो परिमेय होनी, एक या तो अपरिमेय होनी। दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तब हमारे पास जो संख्याएं आती हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। या वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं हुई? ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हैं, ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय भी हैं। दोनों तरह की संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। समझ आई बात यहां तक? अब हम आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर, और जो सिलेबस में है आपके, तो उस चीज के ऊपर काम करेंगे हम लोग। इसको मिटा सकता हूं मैं? सबको समझ आ गया ना? तो सिलेबस की बात करते हैं हम। जो सिलेबस में हमने हमारे मतलब जो है
पास होने के लिए जो हमें चाहिए, तो आगे आपको जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो याद होगी कि डिवीजन जो भाग करने का तरीका होता है वो इस क्वेश्चन इस तरह से आते थे कि जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 15 को 3 से भाग कर उत्तर की जांच करें। क्या यार इस टाइप का क्वेश्चन, डिवाइड 15 by 3 एंड चेक योर आंसर, है ना। तो कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, कोई करेगा इस क्वेश्चन को, याद है किसी को, हमेश याद है, भूल गया, पीयूष याद है, नहीं आता भाई, डिवाइड करने का नहीं आता, 3 को करना था। अरे 15 को करना 3 से भाग, ये छोटे 2 कर देता हूं मैं ना, थोड़ा सा इसमें क्या करेगा, 2 छोटे सा क्वेश्चन है, तो 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 बचे कितने 1। अब तक हमने उत्तर की जांच, है ना, तो ऐसे लिखते थे आप उत्तर की जांच, ठीक है। क्या करते थे आप, याद होगा आपको कि डिविडेंड, है ना, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इक्वल टू इससे बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इन दीवारों के लिए भाज्य इसको बोलते हैं भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये करते थे हम लोग तीसरी क्लास में, चाहे किसी बच्चे देख लीजिए आप, भाज्य है 15, भाज्य के 2 भागफल है 7 जमा 1, तो देखो 2 7 14 जमा 15 मेरा उत्तर ठीक है। किस चीज को याद है, सबको याद है ना। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया है किस चीज के लिए, एचसीएफ याद करने के लिए, और ये क्वेश्चन आएगा आपको 2.5 नंबर का, ठीक है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपको, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बोला क्या गया, फिर बताऊंगा आपको कि एल्गोरिथम क्या होती है, बताना है आपको। बोला ये गया कि यदि डिविडेंड A हो, डिवाइजर B हो, क्वोशिएंट Q हो, रिमाइंडर R हो, 4 चीजें हैं इसमें, A 2 B 3 4, है ना, 1 2 3 4 चीजें इसमें। बोला ये गया है कि A संख्या को B से भाग करें और Q क्वोशिएंट हो, Q इसका भागफल हो और R रिमाइंडर हो, R शेषफल हो, तो इस चीज को भरूंगा मैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, बड़ी संख्या होती है हमेशा वाच्य, ठीक है ना। तो पहले लाइन तो ये आएगी कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, ठीक है, तो a बराबर है भाज्य में b गुना भागफल है q जमा r, ठीक है ठीक है भाई। अब थोड़ा सा नजर मारते हैं r की वैल्यू के ऊपर, रिमाइंडर के, रिमाइंडर शेषफल जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा, हमेशा ध्यान रखना आपने। ये 0 भी होता है कई केसेस में, फॉर एग्जांपल मैं 3 से भाग करता तो 3 पंजे 15 होने थे और ये कितना होना था 0, तो ये कई केसेस में 0 भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि 0 इक्वल टू r लेस देन लगा लो लेस देन b, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जो r है वो या तो 0 हो सकता है या फिर वो b से छोटा होएगा, ठीक है, b से छोटा होएगा या फिर 0 होएगा, ठीक है। तो आगे पास जो पूरा ये बन गया इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो जो ये बना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, और कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, ठीक है। तो ये जो चीज आपके पास मैंने लिखी है ये कुछ नहीं है बल्कि 4th स्टैंडर्ड का आपके पास जो ये था यही है, ठीक है। अब
एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक तरीका है जो हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यूपी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये दिखाया एक बच्चे ने किया था वो उस तरीके से इस क्वेश्चन को। तो मैं बताता हूँ कि अगर मैंने निकालना हो एचसीएफ तो एक तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है कि 15 और 20 का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, 20 को 15 से भाग करना, 15 एक 15 बचे कितने 5। अब 5 जो है वो 15 से क्या है छोटा है पर 0 नहीं है। अब मैं 5 से क्या करूंगा 15 को भाग करूंगा, 5 से इस 15 को, तो 5 से कितने हो गए 15। अब शेषफल कितना है 0। तो जब शेषफल 0 हो तो अंतिम जो b होगा जिसने भाग किया है वो इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 15 और 20 का आएगा 5 इस तरीके से, ठीक है। ये तरीका है मैंने रफ से आपको बताने की कोशिश की, बट जो यूपी के स्कूल है वहां कराया जाता है इस तरीके से ना, हमारे में नहीं है। हमारे यहाँ एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं। हम इस तरीके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये क्या बोलता है जो एल्गोरिथम है वो क्या बोलता है। एल्गोरिथम होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम एक तरीका होता है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है। एक स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका, एक प्रोसीजर होता है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है। जैसे मैं अब आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा कंप्यूटर जो है ये कैलकुलेटर, इवन फोन का कैलकुलेटर हुआ या आपका कंप्यूटर का कैलकुलेटर हुआ, ये कोई भी जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ प्लस और सिर्फ प्लस ही करते हैं, प्लस और माइनस, ये दो ही संक्रियाएं हैं जो हमारा कंप्यूटर चलाता है, गुणा नहीं आती उसको, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन करना है 4 6 जा, तो हमने कैलकुलेटर डाल के रखी होती है पहले से कंप्यूटर में या आपके कैलकुलेटर में कि 4 6 जा का मतलब है कि 4 जो है वो 6 बार जोड़ने, तो कंप्यूटर हमारा फटाफट 4 को जोड़ेगा और आंसर दे देगा। समझ आएगा बात? ये प्रोसीजर हमारा कैलकुलेटर करता है, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर को सिर्फ जमा आता है और घटाना आता है, गुणा नहीं आती ना भाग आता है, ठीक है। तो एक उसको समझाया जाता है कि भाई इस काम को बार बार करता रहे, जितनी मर्जी बार कर तब आएगा उत्तर, लेकिन उसकी ये जो जमा करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें एकदम से आंसर मिल जाता है कि 4 6 कितना होगा। अगर बड़ी संख्या होगी, मान लो 232 है, 235 है, 235 गुणा 17 कर रहे हैं तो 235 को 17 बार जोड़ रहा है वो। हमारे लिए वो लेंथी बन गया, लेकिन कैलकुलेटर के लिए लेंथी नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि जमा करने में बोलता है मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, घटाना में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और गुणा नहीं मुझे आती ना भाग मुझे आता है, तो उसके लिए हमें तरीका बताना पड़ता है। तो जैसे ये एक तरीका है आपके पास a equal to bq plus r और 0 less than equal to r less than b, ये तरीका है हमारे पास। और हमें एक चीज का पता चल गया कि जब when r equal to 0, हमें पता चल गया कि जब r 0 होता है तो जो b होता है वो क्या होता है ऐसे, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर क्या करता रहेगा, बार बार वो इस प्रोसीजर को दोहराता रहेगा। कैसे दोहराएगा वो, जैसे पहले से बात करेगा b, अब बात किया ना, फिर वो चेक करेगा इस r को चेक करेगा, इज r equal to 0, ऐसे बोलेगा वो क्या r 0 है। आंसर आपके पास दो आएंगे, एक आएगा यस, एक आएगा नो। यस आ गया तो बोलेगा b बराबर ऐसे है, समझ आई बात। नो आया तो बोलेगा फिर घूम भाई, अब फिर घूम। अब हमारे पास b संख्या होगी और शेषफल c, तो b को लिखूंगा, फिर मैं अब हमारे पास बन जाएगा b और c, फिर आप b को लिखेंगे b इज इक्वल टू cq प्लस r, फिर चेक करेगा वो इज r इक्वल टू 0, फिर दो ऑप्शन आ गई, एक आएगी यस, एक आएगी नो। यस है तो बोलेगा कि जो c है वो है ऐसे, नो तो फिर बोले फिर आगे चला। अब c को आपने किससे भाग करना, ये जो r आएगा d इससे भाग करना, तब तक जब तक आपका d 0 नहीं होता, जब तक आपका r 0 नहीं होता, ठीक है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड
समझ में आया बेटा? 3 क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है, सारे 5 क्वेश्चन है। तो आपने इन 5 क्वेश्चंस को जो है ना वो ठीक ढंग से समझ लेना। 5 क्वेश्चन आपने समझ लिए, इन्होंने को क्या हो गए 5 हो गए, सांख्यिकी से पूरे कर लिए, कितने हो गए 8 है ना। तो क्वेश्चन लिखो आपका पहला है। अच्छा कहीं पे घोड़े में ना एक बात नहीं घुसती है, यहाँ ना दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 867 और 255 वाला। एग्जांपल में आप चलेंगे ना तो उसमें एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, वहाँ 200 पहला जैसे 135 और 225 का, मूर्खों 55 और 25 में फर्क होता है। जैसे ये क्वेश्चन करना है मैंने कितना है 135 225, ठीक है। इससे पहला जो होगा आपके पास कि मान लो लेट b a इक्वल टू 225 b इक्वल टू 135, ठीक है ना। करना कैसे है इस क्वेश्चन को वो देखेंगे आप ध्यान से। तो आपके पास a जो है b से क्या है बड़ा है, a b से बड़ा है ना, a 225 135 से बड़े नहीं है। फिर आप लिखेंगे कि बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। मैंने देखा था कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम हो उसमें किसी एक बच्चे ने जो मैंने भाग से क्वेश्चन किया ऐसे ऐसे निकाला था, वो कौन था? किसी एक ने किया हो उस तरीके से भी। चलो पेपर है मेरे पास में, देखूंगा वो किसने किया। किसी एक बच्चे ने उससे कर दिया, वो यूपी वाला जो तरीका मैंने बताया उससे किया होगा। भाई क्वेश्चन में सीधा लिखा है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप यूपी वाला तरीका कैसे बनाएंगे भाई? समझ आएगा आप तक? अगर बोलना होता है कि एचसीएफ ज्ञात करो तब वो ठीक है, तो वो ठीक है, जब जिस मर्जी से करो आप उन्होंने भी लिए एचसीएफ निकालने की। लेकिन जब आपको सीधा ये लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करो, तब आप बन जाते हैं इसी मेथड को फॉलो करने के लिए। समझे बात? तब नहीं आपने वो जो मैंने बताया यूपी वाले तरीके से जाना, वो मुझे क्या था वो तरीका, पर मैंने आपको नहीं बताया उस तरीके से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, जहां r का होगा 0 लेस देन r लेस देन b, ठीक है ना। अब आप रफ वर्क में आएंगे अपने और 225 को 135 से भाग करेंगे। तो लिख रहा है 135 को दो बार गुणा करूंगा तो 270 बढ़ जाएगा, एक ही बार गुणा करूंगा 135 0 12 से 3 में बचे 9 और तो मुझे लग रहा है। अब भरनी है इसमें चीजें, लिखिए ये क्या है इसमें इसमें b, ये क्या है a, ये क्या है q, ये क्या है r। तो इसमें भरता हूं मैं, a है 225 बराबर b है 135 गुणा q है 1 जमा r है 90। क्या r 0 के बराबर है? क्या r 0 के बराबर है? आप लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हो गया, अब नहीं है 0 तो ये बोला फिर से लगा यूक्लिड प्रमेयिका, देयरफॉर बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। अब r 0 नहीं है तो यूक्लिड जो एल्गोरिथम वो किस पे लगेगी, इस पे और इस पे, ठीक है। तो ये कितना था आपके पास, ये था b इज इक्वल टू 135 और ये क्या है r को ले रहा हूं मैं c है ना, c इज इक्वल टू 90, इसे ही ले लिया मैंने ऐसे करके। आप चाहे तो r लिख लें, हटाने की जरूरत नहीं है, जो दिल करे सिर्फ आपको बताना चाहता हूं मैं भी अलग अलग करने के लिए। तो यहाँ b किससे है, c से बड़ा है। अब लगेगा यूक्लिड एल्गोरिथम, क्या आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू c q प्लस r, ठीक है। वैल्यू भरते हैं 90 से 135 को भाग 1, ठीक है। तो b कितना है इसमें, b है आपके पास 135 बराबर c कितना आया 90, q कितना 1, r कितना 45। तो क्या हमारे पास जो r1 है वो 0 है? नहीं, r1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यूक्लिड में एल्गोरिथम मुझे फिर से लगानी पड़ेगी सेम प्रोसीजर। अब किसके ऊपर लगनी है? वन ये लगेगी इसके और इसके ऊपर, ठीक है। तो और लिखेंगे बिकॉज 90 ग्रेटर देन 45, 90 जो है वो 45 से बड़ा है, therefore by Euclid एल्गोरिथम, इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या जाएगा आपके पास 90 बी को बराबर है 45, ये 45 में भी होते हैं वैसे मुझे पता है, जमा 0, ठीक। अब क्या शेष को शून्य है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर और लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या एचसीएफ भाई अंतिम भी, ठीक है। किसका? एचसीएफ 135,225 इज इक्वल टू कितना आया? 45। ठीक है, सबको समझ आया? आप तब तक एल्गोरिथम लगाते रहेंगे जब तक ये आगे और ये शून्य नहीं होता है। जैसे शून्य होगा आंसर आपका है। आंसर क्या होगा? लास्ट बी, है ना, ठीक है। पिछली बार मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अंतिम बी जो होगा आपका वो एचसीएफ होगा। मूर्खों ने बी तो लिखा ही नहीं, कर क्या लिख देना एचसीएफ बराबर है अंतिम बी। तो अंतिम बी क्या होगा, है ना। थोड़ा सा क्लियर करने का पूरा क्वेश्चन ठीक ढंग से समझे, 5 सारे क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो करो जल्दी से ना, कर दो दोस्तों।